हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ रोशन सिंह एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर ब्यूटीफुल चैनल रोशन स्टडी। हम लोग यहाँ पर फिजिक्स पढ़ने के लिए आए हैं और फिजिक्स का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशंस। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पूरे फिजिक्स में। इंटायर फिजिक्स में इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। हम यहाँ पर यूनिट्स और डायमेंशंस को बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं नीट के, जेईई मेंस के या किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है सभी एग्ज़ाम्स में। हर एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चंस आता ही आता है। नीट का एग्ज़ाम हो या जेईई मेंस का एग्ज़ाम हो या किसी भी और एग्ज़ाम हो। नीट में तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छे से पढ़िएगा, इसको ध्यान से समझिएगा और अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। पढ़ाई शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पढ़ाई। सबसे पहले हम समझेंगे यूनिट क्या होता है। आखिर यूनिट होता क्या है। तो यूनिट जो होता है हाँ, तो यूनिट का मतलब क्या होता है, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोले आपको कि आप 2 घंटा खेल के आओ, 2 घंटे खेल के आओ, उसको कैसे लिखिए 2 आवर्स खेल के आओ। तो 2 आवर्स खेल के आओ हम लिख दिए। इसका मतलब क्या हुआ, आवर्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम सिर्फ 2 बोलते हैं तो इससे क्या आप समझते हैं, कुछ भी नहीं, ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये सिर्फ एक न्यूमेरिक वैल्यू है। लेकिन हम इसमें लगा दिए 2 आवर्स आप खेल के आओ। तो 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ कि हम टाइम को हम डिनोट कर रहे हैं कि ये बोला जा रहा है कि 2 घंटे खेल के आओ, 2 घंटे टाइम को डिनोट कर रहा है। तो ये हो गया यूनिट, इसी को कहा जाता है यूनिट। ये यूनिट हो गया। ये किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सेकेंड। 2 सेकेंड को लिखना हो सेकेंड ऐसे लिख देंगे, 2 ऐसे लिख देंगे, ये 2 सेकेंड हो जाता है। और ये जो यूनिट है, ये जो 2 है, ये 2 इस यूनिट के 2 टाइम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट जो है, ये 2 जो है इस यूनिट के 2 टाइम्स को, दुगने को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रहा, ये दुगने को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये यूनिट का एक नाम हो गया, ये जो है एक यूनिट का नाम है। और ये किस चीज़ का यूनिट है, टाइम का यूनिट है। जैसे हम बोल दिए 5, कुछ समझ में नहीं आया, 5 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन हम बोल दें 5 मीटर। तो ये किस चीज़ का बात कर रहा है, लेंथ का बात कर रहा है। ये लेंथ है 5 मीटर, ये लेंथ है 5 मीटर। तो लेंथ हमको कैसे पता चला कि ये लेंथ है, इस यूनिट से। तो ये यूनिट जो है लेंथ का है, लेंथ का यूनिट है। उसी तरह से हम बोल दिए हैं कि 10 केजी चावल है। तो अगर हम सिर्फ 10 लिखते हैं तो आप समझ नहीं पाते क्या है, लेकिन हम 10 केजी लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रहा है सही से। तो मास, ये मास का ये यूनिट हो गया, ये जो है मास का यूनिट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यूनिट को अच्छा से क्लियर कर लिए। अब डायमेंशंस को हम क्लियर करते हैं। डायमेंशंस क्या होता है, तो चलिए डायमेंशंस को क्लियर करते हैं। क्या होता है डायमेंशन, थोड़ा बोर्ड में मैं अच्छा से साफ कर लूँ। उसके बाद तब तक आप लोग अपने डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर दीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, कुछ कुछ बातें नोट करते रहिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। डायमेंशन
डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशंस को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है डायमेंशन। चलिए, डायमेंशन का मतलब एग्जाम्पल से लेते हैं। जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम जानते हैं फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ ही तो है, एक लेंथ ही तो है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एल लिख देते हैं। और ये टी है जो टाइम है, तो टाइम के लिए हम टी लिखते हैं। तो इस तरह से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के रूप में? तो एल टी टू द पावर -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूले के रूप में हम लिख दिए। अब पूछेंगे डायमेंशन क्या होता है इसमें? तो डायमेंशन जो है ना, इसका जो पावर है इसको डायमेंशन कहते हैं। इसका जो पावर होता है वो डायमेंशन है। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? 1 - 1। किसका 1 - 1? तो एल का पावर -1, एल का पावर 1 और टी का पावर -1। तो ये पावर जो होता है इसे वो कहते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशन हो गया। हम बोले हैं कि ये एल और टी क्यों लिख रहे हैं, तो भी बताते हैं एल और टी क्यों लिख रहे हैं। उसके लिए एक अलग क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं? देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होते हैं जिसको किसी और क्वांटिटीज़ में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, किसी और क्वांटिटीज़ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, उसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि लेंथ एक ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको किसी और क्वांटिटीज़ में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेंथ को हम तो ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि 5 kg, लेंथ को हम 5 kg नहीं ना कर सकते हैं। ये kg किस चीज़ का लेंथ यूनिट है? ये यूनिट है मास का। मास भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन ये यूनिट मास का है। तो लेंथ एक ऐसा लेंथ जो होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो कि किसी और टर्म्स में, किसी और क्वांटिटी में एक्सप्रेस नहीं हो सकते हैं। उसमें आते हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं। पहला होता है लेंथ, इसका यूनिट मीटर होता है, और इसको हम इसका सिंबल लेते हैं m के रूप में। इसका सिंबल लेते हैं, यूनिट का सिंबल m लेते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम अगर लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूले के रूप में, तो लेंथ के लिए हम l का यूज़ करते हैं। लेंथ के लिए हम l का यूज़ करते हैं। दूसरा हो गया मास के लिए यूनिट होता है kg, यही सिंबल हो गया। किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम होता है, और इसका किलोग्राम का सिंबल ये हो गया। और इसको अगर हम लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं अगर इस फॉर्म में, इसको अगर हम लिखते हैं अगर इस फॉर्म में, फिजिकल क्वांटिटीज़ को, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को अगर हम लिख सकते हैं, मास जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? जब हम डायमेंशन के रूप में लिखेंगे, जब इसको मास को जब डायमेंशन के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? m लिखते हैं। उसके बाद तीसरा हो गया मास लेंथ, तीसरा हो गया टाइम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। इसका स्टैंडर्ड यूनिट सेकेंड होता है। इसका सिंबल s होता है,
इसको हम यूज़ करते हैं फार्मूले में टी लिखकर, इस सिंबल से हम यूज़ करते हैं फार्मूले में। जनरली ये 3 जो होता है ना, इसका ज़्यादा यूज होता है किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का, किसी भी क्वांटिटीज़ का जब हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला, तो हम इन सारे फार्मूले ये तीन जो डायमेंशनल यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इसका हम ज़्यादा यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को लिखने के लिए इन तीनों का हम यूज़ करते हैं। चलिए, और चौथा होता है लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया। चौथा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चौथा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और इसका यूनिट होता है मोल, इसका सिंबल भी होता है मोल, और इसका हम डायमेंशनल फार्मूला में भी मोल ही यूज़ करते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला में भी हम मोल ही यूज़ करते हैं। इस तरह से नोट कीजिए इन सबको। पाँचवा हो गया लुमिनस इंटेंसिटी। पाँचवा होता है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं LU से। LU इसका यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है कैंडेला। कैंडेला इसका यूनिट होता है, और CD से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है डायमेंशनल फार्मूला लिखने में, इस चीज़ का ज़्यादा यूज नहीं होता है। ये पाँचवा हो गया। छठा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा हो गया। छठा होता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए हम केल्विन यूज़ करते हैं। केल्विन को K से रिप्रेजेंट करते हैं, और डायमेंशनल फार्मूला में भी हम K इसको लिखते हैं। डायमेंशनल फार्मूला में भी इसको हम K ही लिखते हैं। छठा हो गया 6 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। सातवां फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है, चलिए 6 नोट कर लीजिए, एक और बताते हैं अभी। नोट कर लिया? पॉज करके नोट कर लीजिए। तो समझ गए, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके एक बाकी रह गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। जो सातवां फंडामेंटल क्वांटिटी होता है वो होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट सातवां फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से डायमेंशनल फार्मूला में। इसका जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, यूनिट एम्पियर होता है, और इसका सिंबल भी ए ही होता है। इसका सिंबल भी ए होता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है जिसका सिंबल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको डायमेंशनल फार्मूला में भी ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूज़ करके बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लिखा जा सकता है। तो सातवां ये है, पॉज करके नोट कर लीजिए। और बस चिल करके पढ़िए यार, इतना टेंशन लेके स्ट्रेस लेके पढ़ना नहीं है। आराम से साइंस लिए आप लोग 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं, नीट जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए आए हैं, तो चिल करके आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं।
पढ़ाई को हमेशा एंजॉय कीजिए, एंजॉय करते हुए पढ़िएगा, पढ़ाई बोझ नहीं लगेगा, इसलिए एंजॉय करते हुए पढ़िए हमेशा। अब हम डायमेंशन पर बात करते हैं। डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है? डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला को कैसे लिखते हैं? जैसे हम बोल दिए कि डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला लिखो, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फार्मूला लिखो। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल हो जाएगा। इसको हम डायमेंशन फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं m0 l1 t⁻0। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? 0 1 और 0, ये इसका डायमेंशन होगा। किसका? तो m का, l का एंड t का। तो mlt का डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन इस तरह से हो जाएगा 1 0 1 0। ये डायमेंशन हो गया। किस पर हो गया डायमेंशन? तो m पर, मास पर, लेंथ पर एंड t पर, ये इसका डायमेंशन हो गया। उसी तरह से और फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखते हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं 9th 10th में। डिस्प्लेसमेंट का हो गया, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का भी यही डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। इसके अलावा और बताते हैं कुछ। वेलोसिटी का बता चुके हैं। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर के लिए यूज़ किसको करते हैं हम? लेंथ। और पर सेकेंड है, सेकेंड के लिए किसका यूज़ करते हैं? टाइम का। ये टाइम को, इसको किस तरह से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं l t⁻⁻1। इसको और अच्छा दिखाने के लिए m0 l t⁻⁻1, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का। उसके अलावा वेलोसिटी के अलावा और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं, सभी का हम यहाँ पर निकाल कर दिखाएंगे डायमेंशनल फार्मूला, और सिखाएंगे आपको कैसे आप डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारे क्वांटिटीज़ का निकाल सकते हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ के फार्मूले आप एग्जैक्ट मुंह पर याद रखिएगा हमेशा, तो अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके हेल्प से बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे लंबे बड़े बड़े फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकाल सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा फार्मूला होता है। तो उसका डायरेक्ट हम यूज़ करके वहाँ पर निकाल सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो इसलिए कुछ डायमेंशनल फार्मूला हम बताएंगे जिसको याद रखना होगा, जिसमें वेलोसिटी का एक आता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 9th 10th में। एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है? एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है, यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम इसको कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, v2 - v1 बाई टी। ये हम जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं 9th 10th में। तो ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन का v2 - v1 बाई टी, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम को भी लिख सकते हैं ऐसे, चेंज इन टाइम भी होता है t2 - t1, ये भी लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं v2 - v1 फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, चेंज इन टाइम। तो हम लोग पहले बचपन में पढ़े होंगे 9th या 10th में, आप लोग पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ा हूँ, अभी आप लोग भी पढ़े होंगे। अगर नीट जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए आए हैं तो जरूर पढ़े होंगे आप लोग ये सब। चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो हम ये जो यूनिट है, इस यूनिट से हम डायमेंशनल फार्मूला को लिख सकते हैं। इस यूनिट से हम डायमेंशनल फार्मूला को बहुत ही अच्छे तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि मीटर है, इसके लिए एल यूज़ करते हैं। सेकेंड है तो इसके लिए हम
टी यूज़ करते हैं और सेकेंड लेंथ मीटर पर सेकेंड है तो लेंथ पर टाइम लिख देंगे, टाइम का स्क्वायर। इसको इस तरह से लिखने के लिए अच्छे से ऐसे लिख सकते हैं। इसको और भी बढ़िया बनाने के लिए m0L t⁻⁻2 ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब कुछ और क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। एक्सेलरेशन के बाद आपने क्या पढ़ा और क्या पढ़ा 9th-10th में? फोर्स के बारे में पढ़ा होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फोर्स। ये फोर्स का सेकंड जो न्यूटन का जो सेकंड नियम है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, उससे भी हम फोर्स को डिफाइन करते हैं। पहले भी किया कर चुके हैं 9th-10th में। तो वहीं पर हम वही फार्मूला को हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर। फोर्स एफ से डिनोट कर सकते हैं इसको। एफ इक्वल टू इसको क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका एक और भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये चेंज कर रहा है मोमेंटम टाइम के रिस्पेक्ट में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। ये भी होता है। नहीं तो और क्या क्या हम लिख सकते हैं? इससे हम फोर्स से, इस फॉर्मूले से हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर। मास को क्या लिख सकते हैं? केजी। मास का अब जो फोर्स है इसका हम जब हम यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केजी से। मास को केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं इसको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब इस यूनिट का यूज़ करके हम डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। केजी किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? मास के लिए। मीटर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? लेंथ के लिए। और सेकेंड किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? टाइम के लिए। तो ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। अब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ ये डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका आगे डायरेक्ट यूज़ होगा। डायरेक्ट किसी यूनिट को निकाल, किसी डायमेंशनल फार्मूला को लिखने के लिए इस डायमेंशनल का फार्मूला का ज़्यादा यूज होगा। फोर्स का डायमेंशन क्या है? 1 1 -2। किसका? मास का, लेंथ का, टाइम का। तो इसका फोर्स का ये डायमेंशन है। ये फोर्स का ये डायमेंशन कहलाएगा और ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ठीक है। और भी होता है फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे कि हम लेते हैं क्या आपने और पढ़ा? हाँ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा होगा पहले बचपन में। कितना गंदा लिखते हो भैया आप लोग बोलते होंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम पढ़े हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। आप लोग पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। ये मान लो अर्थ है, ये मान लो मून है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा Gm1 m2 बाई d²। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। अब इसका हम डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। इस चीज़ का फोर्स का तो डायमेंशनल फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। इसका डायरेक्ट यूज यहाँ पर होगा, इसलिए हम बोल चुके हैं पहले आपको।
इसलिए मैं आपको पहले से बोल रहा था कि फोर्स का हमेशा याद रखिएगा, इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को लिखने में। तो हम इस फार्मूले से डायरेक्ट हम ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का हम डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स बराबर G(m1)(m2) बाई d²। ऐसे अब यहाँ से हम इसको क्या कैसे चेंज कर सकते हैं, इस जी को हम कैसे लाएंगे, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ, G(m1)(m2) क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जी का वैल्यू यहाँ निकालना है, तो जी का वैल्यू निकालने के लिए फोर्स डिस्टेंस का स्क्वायर बाई m1 m2 कर देंगे। इसके साथ जी के साथ मल्टीप्लाई में है तो यह डिवाइड में जाएगा। तो इस तरह से हो सकता है। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखें, अब ये निकाल चुके हैं, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ से छोटा सा लिख देते हैं पहले फार्मूला G(m1) हो कितना गंदा लिखते हैं, G(m1)(m2) बाई d²। यहाँ से जी का निकाल लिए F d² बाई m1 m2। अब देखिए फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, mL(T⁻⁻²) और डिस्टेंस है, डिस्टेंस L रिप्रेजेंट लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका हम पावर 2 कर देंगे। L डिस्टेंस जो है लेंथ को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस भी तो एक लेंथ ही है, इसीलिए L लिख दिए और L का डिस्टेंस का स्क्वायर है तो L का स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में मास जो दिया हुआ है m दोनों के लिए mm यूज़ करेंगे। अब ये m से am काट देगा, बचेगा 1m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1m⁻⁻1 L(T⁻⁻2)। ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला हो जाएगा, नोट कर लीजिए। और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम फार्मूला देखते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं, नॉट फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं किसी कांस्टेंट का। हाँ एक बात और, ये जो हम पढ़ें अभी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला, इससे हमको क्या सीख मिली, इससे ये सीख मिलती है कि किसी भी कांस्टेंट का भी डायमेंशनल फार्मूला हो सकता है, किसी भी कांस्टेंट का भी डायमेंशन हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी डायमेंशन हो सकता है। ऐसे कांस्टेंट भी होते हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे भी होते हैं जिसका डायमेंशन होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि डायमेंशन कांस्टेंट का भी होता है डायमेंशन। और कुछ लेते हैं, जैसे क्या ले ले लेते हैं, फोर्स ले लिए, वेलोसिटी ले लिया, एनर्जी कोई भी किसी भी तरह का एनर्जी हो वो एनर्जी ही कहलाएगा, वो चाहे किसी भी तरह का एनर्जी हो वो एनर्जी ही कहलाएगा। जैसे हीट एनर्जी हो, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी हो, या और भी कोई एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, 12 mv²। ये तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू तो इसका कोई डायमेंशन नहीं, हाफ क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन सिर्फ इस दोनों का लिखेंगे, मास और वेलोसिटी का, मास नहीं, लेंथ और वेलोसिटी का स्क्वायर, 12 इंटू mv² दिया हुआ है। तो इसमें m क्या है, m मीटर में दिया हुआ है, m लेंथ है, v क्या है, वेलोसिटी है, m जो है मास है और v जो है वेलोसिटी है इसमें। तो हम मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, मास के लिए यूज़ करते हैं m,
मास के लिए एम यूज़ करते हैं। वेलोसिटी का क्या डायमेंशन फार्मूला पहले हम पढ़ चुके हैं, एल टी टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1। अब वेलोसिटी का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ये हो जाएगा। अब इसको साथ मिलाकर जब लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का, या किसी भी तरह के एनर्जी का ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। तो एनर्जी का याद रखिएगा और फोर्स का याद रखिएगा, दो डायमेंशन फार्मूला का याद रखिएगा। इससे बहुत सारे डायमेंशन, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। जैसे वर्क क्या है, एक एनर्जी का ही रूप है, तो इसका भी हम देखिए डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। वर्क बराबर क्या होता है फार्मूला, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला होता है। फोर्स के क्या लिखेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर है ना। तो इसके लिए kg, फोर्स के लिए इतना हम क्यों कर रहे हैं, हम पहले ही फोर्स का पढ़ चुके हैं डायमेंशन फार्मूला, तो उसी को डायरेक्ट क्यों नहीं लिख दें, उसी को लिख देते हैं। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एम एल टी टू दी पावर -2 ऐसे, और डी के लिए क्या यूज़ करेंगे, एल यूज़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2। वर्क भी एक एनर्जी का रूप है, एनर्जी का फॉर्म है, वर्क भी एक एनर्जी का फॉर्म है, इसीलिए इसका डायमेंशन देखिए एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 आ गया। ये डायमेंशनल फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। एनर्जी का किसी भी तरह का कहीं पर भी एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला लिखा हो तो ये डायमेंशन फार्मूला एनर्जी का आ जाएगा। एनर्जी का कहीं भी किसी भी तरह की एनर्जी हो उसके लिए आप ये डायमेंशनल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1 2 -2, किसका, मास का, लेंथ का, टाइम का। तो मास, लेंथ और टाइम इसका ज़्यादा यूज़ होता है। ये तीन ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जिसका ज़्यादा यूज़ होता है बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशनल फार्मूला को लिखने में। तो वर्क का क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 ये हो गया। और क्या देखते हैं, डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास के लिए kg, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब होता है ना। तो अब मास को m रिप्रेजेंट करेंगे, अब वॉल्यूम के लिए लेंथ, तो -3 हो जाएगा, l टू दी पावर -3, t टू दी पावर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है। तो ये डायमेंशन फार्मूला डेंसिटी का हो गया। डेंसिटी के बाद मोमेंटम का देखते हैं। मोमेंटम का क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए l टी टू दी पावर -1। ये डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा मोमेंटम का। चलिए अब पढ़ते हैं। और क्या आपने पढ़ा होगा पहले, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका भी अभी कोई यूज नहीं है, क्योंकि हम लोग पहले याद कर चुके हैं। एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2, फोर्स का एम एल टी टू दी पावर -2। फोर्स का हो गया, एनर्जी का हो गया, याद कर लिए। इन दोनों का याद कर लेंगे अगर हम, तो इससे सभी क्वांटिटीज़ का डायरेक्ट यूज़, सभी क्वांटिटीज़ में इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक होता है इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स के लिए एम एल टी टू दी पावर -2 और टाइम के लिए टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
ml (T⁻⁻1) हो जाएगा ना। इससे ये एक मार देगा तो ये एक बच जाएगा, -1 बच जाएगा। ये इसे काट दिया तो जब कट गया तो T⁻⁻1 रह जाएगा ना। तो इम्पल्स का ये हो गया, इम्पल्स का ये हो गया। तो इस तरह से आप ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का, सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन को आप लिख सकते हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कि ये सब याद नहीं करना पड़ेगा, हम लोग आपको समझा देंगे, तो नहीं होगा समझने से। फोर्स और डायमेंशन, फोर्स और एनर्जी का डायमेंशन हमेशा याद रखिएगा, तो ज़्यादा यूज होगा इसका। फोर्स और डायमेंशन का ज़्यादा यूज होगा। क्यों रोना आ रहा है, क्यों ले लिया साइंस? कुछ जो बोला होगा आपको प्रेरित किया होगा कि साइंस लिया, तू नहीं बोला मेरे को साइंस लेने को, तू को पीटेंगे, ऐसा लग रहा होगा आप लोग को। चिल करिए यार, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या मैथ हो, सारे आसान सब्जेक्ट हैं। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, आसानी है पढ़ने में। चलिए कुछ और क्वांटिटीज लेते हैं जिसका हम डायमेंशन लिखते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, अब आप इस तरह से किसी भी क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिख सकते हैं। जैसे कि हम ले लिए एक प्रेशर लेते हैं। प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या हो जाएगा? ml(T⁻²). एरिया का क्या है? लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं एरिया को। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। मैं जानते हैं कि आप जान चुके हैं कि एरिया का फॉर्मूला लेंथ गुना ब्रेथ होता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं बचपन में। तो ब्रेथ क्या है? ब्रेथ भी तो एक लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ये लेंथ ही हो जाता है। तो एरिया का लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं। अब एक लेंथ से एक लेंथ काट दिया उसको, तलवार लिया ऐसा करके खचाक से काट दिया। अब देखिए ml(T⁻⁻1) हो जाएगा और T⁻⁻2 ये हो गया इम्पल्स का हो गया ये। तो आप इस तरह से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिख सकते हैं। आप अब सीख चुके हैं कि कैसे डायमेंशन लिखा जाता है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। आप जैसे जैसे फिजिक्स में जैसे जैसे अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़िएगा, उसके फार्मूला को पढ़िएगा, तब उसका डायमेंशन भी उस समय लिख सकते हैं। तो जैसे हम आगे आपको बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स में फार्मूले आएंगे, यूनिट्स आएंगे, उन सारे क्वांटिटीज़ का हम फिर से डायमेंशनल फार्मूला वहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आपको बता देंगे हम बढ़िया से। सभी जब भी कोई चैप्टर हम शुरू करेंगे तो सारे उसके सबसे पहले सारे जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उन सारे क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशन लिख के दिखाएंगे, उसको याद करवाएंगे आपको। उसके बाद फिर आगे चैप्टर में मूव करेंगे। तो ये अभी आप बहुत सारे फार्मूले होते हैं फिजिक्स में, अभी आप लोग नहीं जानते होंगे। अभी 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं तो बहुत सारे फार्मूले आप 11th 12th का नहीं जानते होंगे। तो जैसे जैसे आप फिजिक्स में आगे चैप्टर पढ़ेंगे, आगे और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आएगी तो आप वहाँ पर सीख सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है लिखने का, कैसे बेसिक क्या है इसका, डायमेंशन को लिखने का बेसिक क्या है ये मैंने अब बता दिया है आपको। अब इसी तरह से इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके सारे क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन को आप लिख सकते हैं। जैसे देख लो, एक और देख लो, स्ट्रेस का क्या होता है फॉर्मूला? स्ट्रेस का भी होता है फोर्स बाय एरिया। स्ट्रेस का भी यही होता है, फोर्स बाय एरिया। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं डायरेक्ट ml-1 T⁻²। सब लिख चुके हैं। फोर्स का कैसे होता है? ml T⁻² बाय एरिया, L इंटू L वही चीज़ है। तो प्रेशर और स्ट्रेस दोनों एक ही चीज़ है, और दोनों का प्रेशर स्ट्रेस एक चीज़ है नहीं, बट जो डायमेंशन है दोनों का एक ही होगा, क्योंकि फार्मूला दोनों का एक ही होता है, फोर्स बाय एरिया। तो डायमेंशनल फार्मूला भी एक ही होगा। क्या हो जाएगा? ml एक L से एक L को काट देगा ऐसे तलवार लेकर, उसके बाद
L टू द पावर -1 हो जाएगा, T टू द पावर -2 हो जाएगा। तो आप इस तरह से सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिख सकते हैं। और डायमेंशन बता देते हैं आपको कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ का जो और पढ़े होंगे आप 10th क्लास में, 11th क्लास, 10th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे। हम पहले ही बता चुके हैं कि कांस्टेंट का भी डायमेंशन हो सकता है, कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है, कांस्टेंट का भी डायमेंशन होता है। कोई भी कांस्टेंट होगा, जैसे आर कांस्टेंट, रेसिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी, इस रेसिस्टेंस का भी डायमेंशन होता है। तो कैसे लिख सकते हैं रेसिस्टेंस डायमेंशन? रेसिस्टेंस बराबर क्या होता है? V/I करंट। ये V क्या है? ये V है वोल्टेज, वोल्टेज है, ये करंट है, करंट है। वोल्टेज क्या होता है? तो वोल्टेज पढ़ चुके हैं, वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन बाई चार्ज। वोल्टेज का क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन बाई चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ा है उसको हम कहेंगे वोल्टेज। वोल्टेज को V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वर्क डन बाई चार्ज होता है। वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? वर्क डन यानी एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? ml² T टू द पावर -2। चार्ज, अब ये चार्ज आ गया, तो चार्ज को कैसे लिखेंगे? तो चार्ज क्या होता है? करंट जैसे कहते हैं, करंट बराबर क्या होता है? चार्ज बाई टाइम। किसी यूनिट चार्ज को एक यूनिट टाइम में एक एरिया से, एक पॉइंट से फ्लो करता है, तो हम उसको करंट कहते हैं। करंट का नाम क्या मतलब है? फ्लोइंग ऑफ चार्ज, फ्लोइंग ऑफ चार्ज इज करंट। करंट क्या है? चार्ज का फ्लोइंग जो है वही करंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं करंट के फॉर्म में चार्ज को, चार्ज बराबर करंट इंटू टाइम, करंट इंटू टाइम। और करंट के लिए हम ए का यूज करते हैं, एम्पियर, और टाइम के लिए टी का। अब इसमें हम फिट करेंगे अब इसको, तो हम वर्क डन का लिख चुके हैं, एनर्जी का ml² T टू द पावर -2, और बटे में आई हो गया, और बटे में चार्ज भी हो गया ना। तो चार्ज बराबर क्या आ गया? आई इंटू टी। तब इसको हम बढ़िया से बनाने के लिए लिखेंगे बनाकर, तो ml² T टू द पावर -2, और ये आई क्या हो जाएगा? आई का स्क्वायर, और टी, एक टी से मरेगा नहीं, ये टी है। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद और बताएंगे डिटेल में आपको। ml² T टू द पावर ऊपर चला जाएगा ये, तो -3 हो जाएगा, और A टू द पावर -2 हो जाएगा। ये रेसिस्टेंस का आपका डायमेंशन हो गया। रेसिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया? ml² T टू द पावर -3 A टू द पावर -2। हम बता चुके हैं कि करंट के लिए ए यूज होता है यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V/I। V बराबर होता है वर्क डन बाई टाइम, V बराबर वोल्टेज बराबर होता है वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन बाई चार्ज होता है, वर्क डन बाई चार्ज से हम वर्क डन का एनर्जी, वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिए ml² T टू द पावर -2। चार्ज का I इंटू टी हो गया, I इंटू टी हो गया, और बटा में इसका दिया हुआ था वोल्टेज बाई करंट, दिया हुआ था वोल्टेज बाई करंट, तो करंट ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से ml² T टू द पावर -2, और ये टी नीचे एक और है, तो T टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, तो T टू द पावर -3 हो जाएगा। यहाँ पर T टू द पावर -3 हो जाएगा, T टू द पावर -3, और A टू द पावर -2। यहाँ आई स्क्वायर है ना, तो आई के लिए ये यूज कर सकते हैं। किसी किसी बुक में आई भी दिया हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही यूज होता है, आई भी दिया रहता है। तो ए का यूज ऊपर जाएगा जब, तो A टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला हो गया।
तो चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, कल और डिटेल में पढ़ेंगे इसको बढ़िया से। सो बाय बाय।